कहते हैं जब लालू प्रसाद यादव पहली बार सीएम बने तो उन्होंने अपनी मां को भोजपुरी में खुशखबरी सुनाई थी। उनकी मां गांव की एक सीधी सादी महिला समझ नहीं पाई कि बेटा क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री क्या होता है। तब लालू ने उन्हें समझाने के लिए एक ऐसी हस्ती का नाम लिया जो उनकी माता की नज़र में ताकत और रुतबे का सबसे बड़ा पैमाना था। लालू ने कहा कि ये हथवा महाराज से भी बड़ा होला, यानी ये हथवा महाराज से भी बड़ी बात है, मैं वो बन गया हूँ मुख्यमंत्री। किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता। कहते हैं कि माँ फिर भी पूरी तरह खुश नहीं हुई और बोली कि अच्छा ठीक बा, जाए दे, लेकिन तेरा सरकारी नौकरी नानू मिलल, यानी ठीक है जाने दे, पर तुझे सरकारी नौकरी तो नहीं मिली ना। अब ये एक किस्सा है, लेकिन इससे एक बात पता चलती है कि बिहार के आम लोगों के मन में हथवा राज और उसके महाराज का दबदबा कितना गहरा था। एक ऐसा राज घराना जो सदियों तक उत्तर बिहार के एक बड़े हिस्से पर राज करता रहा। हथवा राज की शुरुआत हुई कैसे भूमिहार ब्राह्मणों का एक परिवार बिहार की सबसे ताकतवर जमींदारियों में से एक बना। मुगल बादशाह हुमायूं की हार से हथवा राज का क्या कनेक्शन था और कैसे एक भाई ने दूसरे भाई का सिर काट दिया और परिवार हमेशा हमेशा के लिए बट गया, और हथवा राज का अंत कैसे हुआ, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, कहानियां आदम से एआई तक। हथवा राज परिवार बाघोचिया राजवंश कहलाता है। ये बिहार के सबसे पुराने राजघरानों में से एक माने जाते हैं। हथवा राज की कहानी शुरू होती है ईसा से लगभग 6 सदी पहले। तब यह इलाका कोसल महाजनपद का हिस्सा माना जाता था, यानी महाजनपद पीरियड की बात है। शुरू में यहाँ चेरो जनजाति के लोग रहते थे, लेकिन वक्त बदला तो पहले राजपूत आए और फिर भूमिहार ब्राह्मणों ने इस इलाके पर अपना दबदबा कायम किया। कहा जाता है कि राजा बीरसेन नाम के एक भूमिहार नेता उस राज की नींव रखते हैं जो आगे चलकर हथवा राज के नाम से जाना गया। इतिहासकार गिरीन्द्र नाथ दत्त की किताब हिस्ट्री ऑफ हथवा राज के मुताबिक तब से लेकर आज तक हथवा राजवंश में लगभग 106 पुश्तें पूरी हो चुकी हैं। हथवा राज ये नाम कैसे आया? दरअसल मुगलों के ज़माने में बिहार 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में बटा हुआ था। इन्हें कहा जाता था सरकार। 6 सरकारों में एक का नाम था सारण। सारण के 2 इलाके सिपय और हुसैपुर बाघोचिया जमींदारों के अधीन थे। ताहिर हुसैन अंसारी की किताब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जमींदार्स ऑफ बिहार के मुताबिक 17वीं सदी की शुरुआत में हुसैनपुर राजधानी बनी और इसी वजह से यहाँ के राजाओं को हुसैनपुर का राजा कहा जाने लगा। बाद में जब अंग्रेज़ों से पंगा हुआ तो राजधानी हथवा ले जाई गई और फिर ये राज हथवा राज के नाम से ही ज़्यादा मशहूर हुआ। जब ये राज अपने पूरे शबाब पर था तो काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ था, करीब 561 वर्ग मील। इसमें बिहार के सारण वहाँ के 1350 गांव थे, चंपारण के 24 गांव थे, मुजफ्फरपुर के 11 गांव थे और शाहबाद के 15। इतना ही नहीं, बंगाल के दार्जिलिंग और आज के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में भी इनकी ज़मींदारी थी। इतने बड़े इलाके की वजह से उस वक्त के सबसे बड़े और असरदार जमींदारों में गिने जाते थे। हथवा राज के शुरुआती राजाओं के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। वजह यह है कि 1767 में राजा फतेह शाही ने जब अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की तो उस दौरान कई ज़रूरी कागजात, फरमान और सनदें या तो बर्बाद हो गई या छीन ली गई। मौजूदा जानकारी के मुताबिक हथवा राज के ज़मींदार शुरू में अपने नाम के आगे सेन लगाते थे, जो बाद में सिंह हुआ, फिर मल्ल हुआ, आखिर में शाही बना। एक पुराने राजा जिनका नाम मिलता है वो है राजा जयमल। बात है 1539 की, जब मुगल बादशाह हुमायूं शेर खान यानी शेर शाह सूरी से चौसा की लड़ाई हारकर लौट रहे थे, भाग रहे थे। जब हुमायूं की थकियारी फौज हथवा के इलाके यानी कल्याणपुर के बिहिया के पास थी तो राजा जयमल ने उनकी मदद की, खाना दिया, जानवरों के लिए चारा दिया। हुमायूं तो ये वफादारी नहीं भूले, लेकिन शेर शाह सूरी के राज में जयमल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें भागकर गोरखपुर के जंगलों में छिपना पड़ा और काफ़ी वक्त बागी बनकर रहना पड़ा। बाद में जब हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी वापस पाई तो उन्होंने जयमल के पोते जुबराज शाही को दादा की वफादारी के इनाम में 4 परगने बख्शे। माना जाता है कि इसी उथल पुथल के दौर में जयमल को मल्ल, संस्कृत में पहलवान होता है, उसकी उपाधि दे दी गई। जयमल के बाद राजा कल्याणमल,
जो कि लगभग 1600 ईस्वी में हुए, उनका दौरा था। ये अकबर का राज था और राजा टोडरमल बंगाल और बिहार के वायसरॉय थे। कल्याणमल पहले राजा थे जिन्हें महाराज का टाइटल मिला। उन्होंने कल्याणपुर नाम का शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। आज भी वहां उनके किले के खंडहर और एक बहुत बड़ा कुआं मौजूद है जिसका घेरा 50 फीट का है। कल्याणमल ने बड़ी समझदारी से मुगल बादशाहत से अपने रिश्ते बनाकर रखे। 1580 में जब गाजीपुर के अफगान सूबेदार मासूम खान फरहान खुदी ने बगावत की और हारकर कल्याणमल से पनाह मांगी तो उन्होंने इनकार किया। ऐसे ही 1582-83 में जब नूर मोहम्मद और ख्वाजा अब्दुल गफूर ने बगावत की और भागकर वो कल्याणपुर आ गए तो कल्याणमल ने उन्हें भी पनाह देने से इनकार किया। इन दोनों मौकों पर मुगल बागियों का साथ न देकर उन्होंने सीधे सीधे हाँ कहे बिना ही मुगल बादशाह के प्रति अपनी वफादारी का इशारा किया। कहते हैं कि अकबर उनके इस रवैये से खुश हुए और उन्हें राजा की उपाधि बख्शी। उन्हीं के नाम पर परगना कल्याणपुर कुवाड़ी का नाम पड़ा। कल्याणमल के बाद उनके खानदान के राजा खेमकरण सिंह शाही बहादुर 1625 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठे। ये जहांगीर और शाहजहां का दौर था। खेमकरण सिंह को मुगल बादशाह से महाराज बहादुर और शाही यानी शाही रैंक वाला दोनों टाइटल्स मिले। शाही उपनाम इसके बाद परिवार के साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहा। ये सम्मान बताते हैं कि खेमकरण सिंह ने मुगल दरबार से कितने गहरे रिश्ते कायम किए थे। इसी दौर में बिहार के दूसरे बड़े जमींदारों जैसे मझौली, दरभंगा और बेतिया के राजाओं को भी ऐसे टाइटल मिले, जो दिखाता है कि मुगल आसपास की ताकतों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे उस इलाके में जिसे आप मॉडर्न बिहार कहते हैं। खेमकरण सिंह ने ही राजधानी कल्याणपुर से हटाकर हुसैनपुर में बनवाई, जहां उन्होंने झरही और सियाही नदियों के संगम पर एक मजबूत किला बनवाया। ये किला तब तक हथवा की राजधानी रहा जब तक फतेह शाही की बगावत के दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स के हुक्म पर इसे तोड़ा नहीं गया। हथवा के इतिहास में एक और खास राजा हुए जुबराज शाही, लगभग 1719 ईस्वी के आसपास हुए। ये वो वक्त था जब मुगल सल्तनत कमज़ोर पड़ रही थी और इलाके की ताकतें सिर उठा रही थीं। जुबराज शाही की सबसे बड़ी कामयाबी थी परगना सिपह पर जीत, जो हमेशा के लिए हथवा राज का हिस्सा बना रहा। उन्होंने ये इलाका बढ़हरिया के अफगान सरदार राजा काबुल मोहम्मद से छीना, जो इस लड़ाई में मारा भी गया। लेकिन ये जीत आसानी से नहीं मिली। कहा जाता है कि काबुल मोहम्मद ने पहले जुबराज शाही को कई बार हराया था और वह हथवा के इलाके पर कब्जा करने लगा था। उसने राजा के पास घमंड भरा पैगाम भेजा कि वो तुरकहा और भुरकहा नाम के 2 गांवों से सौंपें और सेलारी और भेलारी अपने पास रखें, वरना वो चारों पर कब्जा करेगा। इसी लड़ाई से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी सुनाई जाती है। कहते हैं कि बार बार हारने के बाद जब जुबराज शाही अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में भागे फिर रहे थे तो देवी भवानी उनके सपने में आई। देवी ने बताया कि मुसलमानी राज में उनका कितना बुरा हाल है और राजा को मदद का भरोसा दिया। देवी ने कहा कि जैसे ही तुम अपनी यात्रा शुरू करोगे तुम्हें बाईं तरफ एक सियार और दाईं तरफ एक सांप दिखेगा। सियार को झुककर नमस्ते करना और सांप को मार डालना। अब ये एक कहानी है, इसकी फैक्चुअल करेक्टनेस के बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते। राजा ने खैर देवी के कहे मुताबिक किया, किस्से के मुताबिक, और थावे के पास रामचंद्रपुर की आखिरी लड़ाई में उन्होंने काबुल मोहम्मद पर जीत हासिल कर ली। सपने के मुताबिक राजा को थावे के जंगल में एक पुराने किले में एक अजीब से पेड़ के नीचे दुर्गा की एक मूर्ति मिली। कहते हैं कि वो पेड़ सदियों बाद भी मंदिर के आंगन में मौजूद था। देवी की मूर्ति का एक पैर बहुत गहराई में ज़मीन में धंसा हुआ था और दूसरा शेर पर टिका था। देवी की इस मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हुए हथवा के राजाओं ने देवी के लिए एक शानदार मंदिर बनवाया और जब भी वो पूजा करने आते तो रहने के लिए एक उन्होंने महल भी बनवा लिया, क्योंकि फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे। जंगल में सियारों के लिए खाना यानी बलि देने की रस्म चलती रही और हर साल चैत्र के महीने में यहाँ एक बड़ा मेला लगता था। माना जाता है कि जुबराज शाही की जीत और उनके इलाके के बढ़ने को देखते हुए मुगल बादशाह ने उन परगनों को पक्का कर दिया जो हुमायूं ने पहले उनके पुरखों को दिए थे। हथवा राज के इतिहास का सबसे बड़ा ड्रामा और अहम मोड़ था महाराज फतेह शाही बहादुर का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। ये लंबी लड़ाई जो 1767 में शुरू हुई और करीब 20 साल चली, न सिर्फ राज का भविष्य तय करने वाली थी बल्कि इसने राज परिवार को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया। क्यों हुई थी बगावत? असल में ये वो दौर था जब मुगल कमज़ोर हो रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ताकत बढ़ा रही थी। 1764 में बक्सर की लड़ाई में बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त फौज को हार का मुंह देखना पड़ा। इस जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स वसूलने का हक मिला। 1767 के आखिर में जब सारण के अंग्रेज रेवेन्यू कलेक्टर ने
कंपनी की तरफ से फतेह शाही से लगान मांग लिया तो उन्होंने इसे अपनी सत्ता में दखल अंदाजी माना और साफ इनकार किया। इतना ही नहीं, वसूली के लिए भेजी गई कंपनी की फौज से लड़ाई भी की। हुसैनपुर से खदेड़े जाने के बाद वो अवध के नवाब के इलाके और बिहार की सीमा से लगे घने जंगलों में चले गए और वहीं से अपना विद्रोह जारी रखा। फतेह शाही कई सालों तक अंग्रेज़ों के लिए सिरदर्द बने रहे और इसकी कई वजह भी थी। इलाके का माहौल ठीक नहीं था, जंगल इतने घने थे कि कंपनी की फौज आसानी से घुस नहीं पाती थी। अवध के नवाब के अफसरों से साठगांठ भी थी और सबसे बड़ी बात, अपने पुराने इलाके के लोगों का उन्हें साथ मिला हुआ था। लोकल्स का जो कंपनी के नए लगान से नाराज थे, वो जंगलों से निकलकर अपने पुराने इलाकों पर हमला करते, लगान वसूली रोकते और गड़बड़ी फैलाते रहे। 1772 में उन्होंने गोविंद राम, जो उनके इलाके का सरकारी लगान वसूलने वाला था, उसकी हत्या की। इससे लगान वसूली पूरी तरह ठप हो गई और अंग्रेज़ों को समझौता करना पड़ा। फतेह शाही को पटना बुलाया गया और एक भत्ता तय कर हुसैनपुर में शांति से रहने को कहा गया, लेकिन ये शांति भी ज़्यादा दिन चली नहीं। 2 महीने के अंदर फतेह शाही फिर जंगलों में लौट गए और अपनी पुरानी हरकतें उन्होंने शुरू की। विद्रोह। इस बार अंग्रेज़ों ने उनकी जिम्मेदारी ले ली और चचेरे भाई बाबू बसंत शाही को सौंप दी। ये बात फतेह शाही को बहुत बुरी लगी। उन्हें लगा कि उनके भाई ने धोखा किया है, अंग्रेज़ों के साथ जाकर बैठ गया। आरोप लगाया। मई 1775 में फतेह शाही ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्हें खबर मिली कि बसंत शाही गंडक नदी के किनारे जादोपुर में लगान वसूल रहे हैं। फतेह शाही ने रात भर में 1000 घुड़सवारों और 300 बंदूकचियों के साथ 22 मील का सफर तय किया और सुबह होते ही बसंत शाही को घेर लिया। कहा जाता है कि फतेह शाही ने पहले बसंत शाही से कहा कि वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत में शामिल हों, लेकिन जब बसंत शाही ने कंपनी के प्रति अपनी वफादारी की बात कहकर इनकार किया तो फतेह शाही ने उन्हें मार डाला। एक दूसरी कहानी ये भी है कि फतेह शाही अपने भाई को पकड़कर छोड़ने वाले थे, लेकिन उनके एक नौकर गोपाल बाड़ी और एक रिश्तेदार ने उन्हें ताना मारा कि इतनी मेहनत से पकड़ने के बाद क्यों छोड़ते हो। इस पर भड़क कर उन दोनों ने ही बसंत शाही का सिर काट डाला। जिस जगह ये सब हुआ वो बाग मुड़कटीजा बाग यानी कटे हुए सिर वाला बाग कहलाया। फिर फतेह शाही ने कटे हुए सिर को बसंत शाही की पत्नी के पास हुसैनपुर भिजवाया। पत्नी ने पति के सिर को गोद में रखकर चिता पर बैठकर सती होने का फैसला किया। कहते हैं कि उनकी 13 दासियों ने भी उनके साथ सती होकर जान दी। चिता पर बैठने से पहले उन्होंने फतेह शाही के परिवार को शाप दिया कि उनके खानदान वाले कभी भी फतेह शाही के परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। इस शाप के चलते हथवा के महाराजा जब कभी फतेह शाही के खानदान वालों, जो तुमकही राज के राजा बने, उनके इलाके से गुजरते तो वहाँ का पानी भी नहीं पीते थे। हुसैनपुर किले में उन 14 सतियों की याद में स्तूप भी बनाए गए, जहां हर साल पूजा होने लगी। बहरहाल कहानी आगे यूँ बढ़ती है कि बसंत शाही की हत्या के बाद अंग्रेज़ों ने फतेह शाही को पकड़ने की कोशिश और तेज़ की, लेकिन वो हमेशा बच के निकलते रहे। वो अवध के नवाब के इलाके में शरण ले लेते, जहाँ अंग्रेज़ों का सीधा कंट्रोल नहीं था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब से मदद मांगी, लेकिन दिखावे के सिवा कुछ हुआ नहीं। हथवा राज वर्सेस कंपनी की लड़ाई में एक बड़ा मोड़ आया 1781 में। इस मोड़ की वजह बना बनारस। कैसे? बात है 1775 की। तब बनारस का इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया था। राजा चैत सिंह ने कंपनी को हर साल करीब 22.5 लाख रुपए लगान देना तय किया। सब ठीक चला, लेकिन फिर कंपनी की लड़ाइयाँ शुरू हो गई मराठों और मैसूर से। कंपनी के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को पैसों की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने राजा चैत सिंह से तय लगान के अलावा और पैसा मांगा। कभी 5 लाख मांगे ज़्यादा तो कभी 2000 घोड़े मांग लिए। राजा चैत सिंह के लिए ये मांगे भारी पड़ने लगी। कितना देते? जब उन्होंने आनाकानी की तो हेस्टिंग्स नाराज़ हो गए। उन्होंने राजा पर 50 लाख का जुर्माना लगा दिया और अगस्त 1781 में खुद बनारस पहुंचकर वसूली करने लगे। हेस्टिंग्स ने राजा चैत सिंह को उनके महल में कैद कर लिया। ये राजा का बड़ा अपमान था। उनके सैनिकों और लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने हमला बोला, अंग्रेज़ों को मारा और हेस्टिंग्स को जान बचाकर भागना पड़ा बनारस से। बाद में अंग्रेज़ों ने और फौज भेजकर बगावत तो दबाई, लेकिन राजा चैत सिंह को अपनी गद्दी गंवानी पड़ी। अब बनारस के इस प्रसंग से हुआ ये कि अंग्रेज़ों का ध्यान उधर बढ़ गया। हथवा राज के फतेह शाही ने इसका फ़ायदा उठाया और गोरखपुर के दूसरे ज़मींदारों के साथ मिलकर 20,000 की फ़ौज जमा की और अंग्रेज़ों के खाली किए 12 गाँव पर हमला कर दिया। अब सोचिए, यहाँ फतेह शाही का मुकाबला किससे हुआ होगा? धुज्जू सिंह से। ये कौन? बसंत शाही, जिनका सर कलम कर दिया गया था। धुज्जू सिंह इन्हीं बसंत शाही के बेटे की देखभाल करते थे। धुज्जू सिंह ने करीब 1000 लोगों के साथ 18 दिन तक मोर्चा लड़ा और फतेह शाही को पीछे हटने पर मजबूर किया। हालांकि वो खुद और उनके बेटे बुरी तरह घायल हुए। बाद में मेजर लुकास की मदद से फतेह शाही को ज़िले से बाहर खदेड़ा गया किसी तरह।
इस वफादारी के लिए धुज्जू सिंह को गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ने बनारस बुलाया, सोने की खिलत दी, शाही पोशाक और 200 रुपये महीने की पेंशन बांधी। इसी वफादारी ने तय कर दिया कि हथवा राज अब बसंत शाही के खानदान वालों को ही मिलेगा, न कि फतेह शाही के खानदान वालों को। 1785 तक जब इलाके में शांति हो गई, फतेह शाही ने लड़ाई छोड़ी और गोरखपुर में अपने पुराने इलाके के उस हिस्से में वो बस गए जो अवध के नवाब के अधीन था। 1808 में 18 साल की बगावत और 24 साल अकेले रहने के बाद वो फकीर हो गए। उनके बेटों और पोतों ने कई बार अपनी खोई हुई जमींदारी वापस पाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। फतेह शाही की बगावत हथवा राज के इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में याद की जाती है जिसने न सिर्फ परिवार को बांट दिया, बल्कि राज की कमान भी दूसरी शाखा के हाथों में दे दी। फतेह शाही की बगावत के बाद अंग्रेजों ने बसंत शाही के खानदान वालोों को ही हथवा का असली वारिस माना। बसंत शाही के बेटे महेश दत्त की मौत के बाद उनके बेटे छत्रधारी शाही अंग्रेजों की देखरेख में रहे। 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हुसैनपुर की जब्त की हुई जमींदारी 5 साल के छत्रधारी शाही को सौंप दी। अब ये चूंकि बालक थे, नाबालिग, इसलिए राज का कामकाज कोर्ट ऑफ वार्ड्स की देखरेख में चलता रहा और धुज्जू सिंह ने उनकी देखभाल की। 1802 में बालिग होने पर छत्रधारी शाही ने राजकाज संभाला। उन्होंने सबसे पहले राजधानी भुरथुही से हटाकर हथवा में बनवाई और वहाँ एक शानदार महल और किला भी बनवाया। राज उनके हाथ में था, लेकिन उन्हें महाराज बहादुर की उपाधि 1837 में मिली। छत्रधारी शाही ने कई मौक़ों पर अंग्रेज़ों की मदद की। 1857 की बगावत के दौरान 70 साल की उम्र के बावजूद उन्होंने फ़ौरन हथियारबंद लोगों की एक बड़ी टुकड़ी खड़ी की, जिसने नदी घाटों और सरकारी अफसरों के घरों की हिफाजत की और कई बार बागियों से सीधी लड़ाई भी की। सारण के कलेक्टर ने रिपोर्ट किया कि जब पड़ोस का गोरखपुर ज़िला पूरी तरह गड़बड़ झाले में डूबा हुआ था, केओस चल रहा था क्योंकि बगावत हो गई थी, क्रांति, तब सारण सीमा का एक भी गांव ऐसा नहीं था जहां कुछ हुआ हो, और इसकी वजह महाराजा का पूरा साथ था। जब बागियों की एक बड़ी टुकड़ी सीवान के पास सुभानपुर पहुंची तो महाराजा ने घोड़े और आदमी भेजकर बागियों को हराया। अब ये छत्रधारी शाही एक काबिल शासक और पढ़ाई लिखाई के शौकीन भी थे। उन्होंने अपनी रियासत को बढ़ाया और ख़जाने में करीब 40 लाख रुपए भी जमा किए। संस्कृत को बहुत बढ़ावा देते थे। उनके दरबार में मिथिला और बनारस से आए कई जाने माने पंडित रहते थे। इनमें सबसे खास थे राम निरंजन स्वामी, जिन्हें उस जमाने का सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता था। महाराजा ने उनकी देखरेख में एक संस्कृत पाठशाला भी खुलवाई, जहां पूरे भारत से लगभग 1000 छात्रों को पढ़ाया जाता था और उनका पूरा खर्च, लॉजिंग, बोर्डिंग, एजुकेशन का खर्च राज ही उठाता था। 16 मार्च 1858 को छत्रधारी शाही की मृत्यु हुई। उनके राज के समय हथवा राज के लिए एक नए दौर की शुरुआत हुई थी। बगावत और उलझन के दौर से निकलकर अंग्रेज़ों के साथ पक्के और दोस्ताना रिश्तों का दौर आया। उन्होंने अपनी वफादारी, राज चलाने की काबिलियत और संस्कृति को बढ़ावा देने से वो नींव रखी जिस पर आने वाली पीढ़ियों ने हथवा राज की इमारत को फिर खड़ा किया। महाराज सर कृष्ण प्रताप शाही बहादुर, इनका राजकाल 1874 से 1896 तक रहा। इन्हें हथवा राज के सबसे प्रगतिशील राजाओं में गिना जाता है। पिता की मौत के बाद कम उम्र में गद्दी संभालने वाले कृष्ण प्रताप ने पुरानी रस्मों और नई सोच के बीच बढ़िया तालमेल अचीव किया। 1874 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पल ने छपरा में एक बड़ा दरबार लगाकर उन्हें कायदे से गद्दी पर बैठाया। कई सम्मान दिए, जिनमें 1889 में मिला नाइट कमांडर ऑफ द एग्जॉल्टेड ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर KCIE का खिताब सबसे खास था, जो दिखाता था कि अंग्रेज़ों की नज़र में उनका रुतबा कितना था। अंग्रेज़ सरकार उन पर काफ़ी भरोसा भी करती थी। 1894 में जब बसंतपुर में गाय बचाने को लेकर दंगा भड़क गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंथनी मैकडॉनल्ड ने सीधे महाराज को तार भेजकर कहा कि वो शांति लाने के लिए उन्हीं पर भरोसा करते हैं। महाराज ने फ़ौरन अपने घुड़सवार, सिपाही और बंदूकची भेजकर कमिश्नर फोर्ब्स की मदद की। अंग्रेज़ उन पर इतना भरोसा करने लगे थे कि उनके सिपाहियों के लिए इंग्लैंड से 60 नई मस्केट्स मंगाने की इजाज़त भी दे दी गई। कृष्ण प्रताप शाही खुद संस्कृत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत की कई कम मिलने वाली किताबों को ठीक करके उन्होंने छपवाया। धर्म को भी खूब बढ़ावा दिया। बनारस में उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में भगवान की मूर्ति के कुंड पर चांदी लगवाई और अपनी माँ के बनवाए गोपाल जी मंदिर की देखभाल के लिए पक्की जायदाद भी दान की। महाराजा कृष्ण प्रताप ने लोगों की भलाई के कई काम भी किए। उन्होंने तालाब, सड़कें, कुएं बंधवाए और बाग भी लगवाए। हर सर्दियों में गरीबों को कंबल बांटते थे। जानवरों के लिए भी मन में गहरी दया रखते थे। पढ़ाई लिखाई को भी बढ़ावा दिया। मुफ्त स्कूल खोले और बच्चों को वजीफे यानी स्कॉलरशिप्स दी। उनके राज में हथवा राज का रौब और खुशहाली सबसे ऊंचे मुकाम पर रहे।
हथवा शहर में शानदार इमारतें बनी, राज्य की आमदनी बढ़कर 12 लाख रुपए हो गई और ज़मीन का सर्वे करवाकर किसानों के साथ साफ सुथरे कागजात बनवाए गए रेवेन्यू के। 20 अक्टूबर 1896 को सिर्फ 41 साल की उम्र में जब उनकी मौत हुई, तब राज्य के खजाने में 65 लाख रुपए नकद थे। बड़ा अमाउंट है ये। सदियों तक चलने वाले इस राज का औपचारिक अंत कैसे हुआ? भारत की आज़ादी के बाद 1952 में जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हो गया। इस कानून ने देश भर की जमींदारियों को समाप्त कर दिया और इसके साथ ही हथवा राज की प्रशासनिक और भू राजस्व शक्तियां समाप्त हो गईं। वैसे इस परिवार ने आज भी अपनी विरासत को संजो कर तो रखा ही है। वर्तमान में हथवा राज के प्रमुख महाराज बहादुर श्री मृगेंद्र प्रताप शाही हैं। उन्हें बघोचिया भूमिहार राजवंश का 106वां प्रमुख माना जाता है। आज हथवा का सबसे बड़ा आकर्षण बाग बगीचों के बीच बना शानदार सफ़ेद महल राज पैलेस है। यहाँ पर पहले एक किला भी हुआ करता था। कहते हैं आज़ादी के बाद इस किले की खुदाई में सोने और अशरफी से भरे चांदी के 52 हंडे मिले थे। हथवा राज से जुड़ी एक और दिलचस्प बात बता देते हैं आपको। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता महादेव सहाय जी भी हथवा राज में ही मुंशी थे। हथवा के पूर्वी छोर पर 1881 में बना ईडन हाई स्कूल है। राजेंद्र बाबू जब छोटे थे तब कुछ दिन इसी ईडन स्कूल में पढ़ाई की उन्होंने, बाद में छपरा गए। नेशनल अवार्ड जीत चुके डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर कमलेश मिश्र आउटलुक मैगजीन के एक लेख में बताते हैं कि हथवा का महत्व आज भी ऐसा है कि रेलवे स्टेशन भले मीरगंज में हो पर नाम उसका हथुआ ही है। यही नहीं, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की सिफारिश पर गोपालगंज को सैनिक स्कूल मिला, लेकिन बना हथवा में। हथवा राज पैलेस की एक और शान है वहाँ खड़ी 70-80 साल पुरानी विंटेज कार्स। एक कैरावान इंटरनेशनल है, अनोखी कार। इसमें पलंग, बाथरूम, किचन, फ़ोन और पंखा सब कुछ है। 1940 में महाराज ने इसे यूएस से मंगवाया था। आरवी है एक तरह से। फिर ब्यूइक है, लकड़ी से बनी अमेरिकन कार। 1953 में खरीदी गई इस कार से राज परिवार कश्मीर घूमने गया था। लोग इसे कटही कार भी कहते हैं। वॉक्सहॉल है, एक इंग्लैंड की राइट हैंड ड्राइव कार है जिसे 1955 में ख़रीदा गया और इसके आगे का दरवाज़ा उल्टा खुलता है। लिंकन 1948 मॉडल की ये कार कभी यूएस के राष्ट्रपति इस्तेमाल करते थे, कलकत्ते से ख़रीदा गया। मर्क है, एक मर्सिडीज़ 1954 मॉडल की बुलेट प्रूफ कार जर्मनी ने हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर प्रसाद को दी थी, जिन्होंने बाद में से महारानी दुर्गेश्वरी शाही को तोहफे में दिया था। ये तमाम चीज़ें निशानियां हैं एक बीते दौर की, एक रियासत की जिसने सदियों में उतार चढ़ाव देखे। एक छोटी सी सरदारी से शुरू होकर ये रियासत मुगलों और फिर अंग्रेज़ों के दौर में बिहार की सबसे ताकतवर ज़मींदारियों में से एक बनी। इसने लड़ाइयाँ देखी, बगावतें देखी, घर की लड़ाइयाँ झेली और सत्ता के बदलते माहौल के साथ खुद को बदला। आज भले रजवाड़े ख़त्म हो गए हों, लेकिन हथवा राज का नाम बिहार के इतिहास और लोगों की यादों में जिंदा है। लालू प्रसाद यादव वाला किस्सा इस बात का ही सबूत है कि कभी इस इलाके में हथवा महाराज का रुतबा ही सत्ता का सबसे बड़ा पैमाना हुआ करता था। हथवा राज की शानदार कहानी हमारे साथी कमल ने आपके लिए तैयार की। हमने इसे बाँच दिया और रिकॉर्ड किया इरशाद में। आप देखते रहिए खबरगांव।